अब अगला टॉपिक है हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है। Not contain subsection 1 of section 22 of the following categories persons have liable to register person making an interested supply। सबसे पहली बात याद रखिए, अगर आप, ठीक है, अपने स्टेट से बाहर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबसे पहले ये बात याद रखिए, जैसे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टेट से बाहर बेच रहे हैं तो वहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आपको अपना गुड्स सर्विसेज स्टेट के बाहर देने हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कहीं कोई मेला लगता है आप लोग के घर के पास या हमारे पास मेला लग जाता है, वहाँ पे वेंडर्स होते हैं बड़े बड़े, अच्छा काम करते हैं वो, लेकिन वो टेम्परेरी पीरियड के लिए करते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने उसी के लिए करते हैं, तो उनको मैंडेटरी करना हो। पर्सन हु रिक्वायर टू पे अंडर आरसीएम। रिवर्स चार्ज क्या है? बेसिकली मैं इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा, बाकी आगे जब नेक्स्ट चलेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रिवर्स चार्ज एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे जीएसटी, नॉर्मल केस में जीएसटी कलेक्ट वही करता है जो सब गुड्स ऑफ सप्लाई या सर्विसेज सप्लाई करता है, लेकिन इस केस में रिसिपिएंट्स को जीएसटी पे करना होता है और वो उसका इनपुट ले सकते हैं। तो पर्सन हु रिक्वायर टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, कौन कौन पर्सन है जो रिवर्स चार्ज में अप्लीकेबल है, ये बात आती है। तो कुछ आते हैं ट्रांसपोर्ट के केस आते हैं, लीगल केस आते हैं। कहने का मतलब अगर आपने कोई लीगल सर्विसेज लिया है तो वो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना है, यानी कि जो सर्विस ले रहा है वही जीएसटी भी पे करेगा, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी जीएसटी नहीं देगा। आगे चलते हैं। पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे अंडर सेक्शन 9, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेजिडेंट अगर कोई बाहर से आकर माल बेच रहा है तो करेगा ही करेगा, है ना। पर्सन पर्सन और रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट सेक्शन टीडीएस और सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर तो बहुत। हाँ, अब हमारी बात आती है कि नॉन रेजिडेंस। नॉन रेजिडेंस अगर आपको स्पेशल है कि सबको पता है कि नॉन रेजिडेंस वही होता है जो फॉरेन से आते हैं, इंडिया में कुछ टाइम के लिए आते हैं, इंडियन रेजिडेंट नहीं होते हैं, उनको कंपलसरी करना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्सन रिक्वायर्ड, अगर पर्सन रिक्वायर्ड, जीएसटी में एक प्रोविज़न है टीडीएस का। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो भी सप्लायर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनका 1% टीडीएस जीएसटी में कटता है और जीएसटी में ही सबमिट होता है। तो अगर आप उन कैटेगरीज में आते हैं जिसमें आपको सामने वाले का टीडीएस जीएसटी में डिडक्ट करना है तो उसमें आपको टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। और पर्सन हु आर मेकिंग सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑन टैक्सेबल पर्सन बेहतर एन एजेंट अदर अदरवाइज। इसमें अगर एजेंट से आपने कुछ भी, एजेंट के थ्रू भी अगर आप कराते हैं तो उस एजेंट को भी जीएसटी लेना होगा। आगे चलते हैं। हाँ, आगे आते हैं। आईएसडी क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कुछ फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे जिनके हेड ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस से कोई भी मटेरियल सप्लाई नहीं होता है और हेड ऑफिस का कुछ भी मटेरियल सप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है उसकी आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग जगह पे। तो आईएसडी जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ से सर्विस का कोई भी या गुड्स का कोई भी लेना देना नहीं है, तो उसके लिए भी वहाँ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो होते हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहे जाते हैं और ये इन लोग को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जोमेटो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है
टर्नओवर लिमिट की कोई भी एग्जाम्पशन इसे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस टू रिट्राइव एक सर्विस आउट प्लेस आउटसाइड। बट ऑब्वियस है कि अगर आपको फर्स्ट, जैसे हमने बात की थी कि अगर स्टेट के बाहर आपको कोई सेल करनी है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो यहाँ तो हम कंट्री के बाहर आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ भी हमारे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ही होगा, टर्नओवर की कोई भी वो नहीं होगा। सर अदर क्लास में भी नेक्स्ट और लास्ट में ये लोग हमेशा अपने पास जो जिसमें बेयर एक्ट होते हैं एक इसको अपने पास रखते हैं, उसके लिए इसमें भी लास्ट टाइम में रखा है कि कल को अगर इन्हें कुछ लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ लगता है कि वो रिकमेंड काउंसिल रिकमेंड करती है कि इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बनाना, तो वो ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ये थ्योरी पार्ट है। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किस टाइप से रजिस्ट्रेशन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कि जीएसटी किस किस के ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है और किस तरीके से अप्लीकेबल होगा, कब रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में अगर हम देखते हैं तो एवरी पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24। 22 में था कि आप टर्नओवर के बेस पे था, 24 में मैंडेटरी था, 23 में एग्जाम्प्ट वाले थे, है ना। शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरी सो लाइबल विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इन विच बिल लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। ये पहला पॉइंट आपके लिए कहता है कि अगर 22 में बिलोंग करते हैं आप या 24। 22 क्या था कि टर्नओवर लिमिट, अगर टर्नओवर लिमिट इनहेंस होती है आपकी, कहने का मतलब है कि अगर आपकी गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विसेज के केस में 20 लाख से अगर एवं आप चाहते हैं तो उस केस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days कर लेना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है कि एक पॉइंट, अभी हम सेक्शन 16 में जाएंगे, सेक्शन 16 है, उसमें आपको आईटीसी रिलेटेड बातें हम करेंगे। लेकिन इससे पहले ये आप जान लें कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं इस केस में, जहाँ पे आप ऑलरेडी आपकी बिजनेस चल रहा था, टर्नओवर एक्सीड हुआ तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, उस केस में आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आपके पास जो भी स्टॉक है उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है जिसने गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि आपके पास जो स्टॉक प्रेजेंटली है उसकी भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं स्टॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है। वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं, प्रोवाइड द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल के लिए हम लोगों ने मैंडेटरी किया हुआ है, नॉन रेजिडेंट के लिए मैंडेटरी किया हुआ है ना। तो सेक्शन 24 में तो आपको उनकी इन केस में आपको एटलीस्ट 5 days प्रायर, यानी कि एटलीस्ट 5 दिन का टाइम आपको डिपार्टमेंट को देना होगा आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के लिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट as defined in special economic zone Act 2005 in special economic zone being the special economic zone developer shall apply the separate registration as distinct from his place of business located outside of the special economic zone। यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन दी गई है कि इन केस आपके पास, आपके बिजनेस के पास दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर है। तो उस केस में आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे कि कोई, जैसे गवर्नमेंट एक एरिया डिक्लेयर करती है कि ये यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं इस एरिया में तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स से रिबेट के लिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर भी है तो आपको उन दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें आपको देना होगा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए है, ये अदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए है, और ये दोनों अलग अलग फर्में ही मानी जाएंगी। एवरी पर्सन हु मेक सप्लाई टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया शैल बी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑफ कोस्टल टेरिटरी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एवरी बेसलाइन लोकेटेड। A person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or union territory। ये आप देख सकते हैं
ये प्रोविजन तो था। बिफोर दैट प्रोविजन, इसके पहले बिजनेस वर्टिकल्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलाउ था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं तो एक स्टेट में एक बिजनेस के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बिजनेस वर्टिकल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, ये होल्ड कर दिया गया, ये जो कि पहले अलाउ था। जब प्रोवाइड द पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट और यूनिट ग्रांट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। एक प्लेस पे अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। इन केस आपका एक ही स्टेट में अलग अलग दूसरे दूसरे जगह पे आपके ब्रांचेस हैं या ऑफिसेज हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो तो वो ग्रांट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अ पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर मे गेट हिमसेल्फ वॉलंटरी। ये बहुत बड़ा स्कोप है, ये फील्ड जो है ये बहुत बड़ा स्कोप है। एज एज पर जीएसटी लॉ जो दिया गया है, और जी जिसका फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं और बैंक्स भी लेते हैं। उसमें होता क्या है कि नए बिजनेस जो स्टार्टअप होता है, जिसका टर्नओवर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोला जाता है, या तो बैंक के थ्रू या टर्नओवर डिक्लेयर करने के लिए या लोन कराते टाइम या एमएसएमई लोन हो, सब में जीएसटी मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे वॉलंटरी है, बट इन प्रैक्टिकल फील्ड इट्स मैंडेटरी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पर्सन जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सेक्शन 22 कवर नहीं करते हैं, 24 कवर नहीं करते हैं, तो भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको ऊपर सारे ही प्रोविजन अप्लाई होंगे जीएसटी लॉ के। A person who obtain more than one registration, whether the one state, union territory, other state, in respect of each registration, treated as distinct person of the purpose of the act। जहाँ पे ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो उन सब रजिस्ट्रेशन को सेपरेट माना जाएगा। आपस में आप उसको कंपेयर या आपस में कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज करके ही मटेरियल को ट्रांसफर करना होगा। हालांकि आप पोर्टल पे ये आ चुका है कि आप आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हैं कैश लेजर का। तो इन वेयर अ पर्सन हु ऑप्टेन रिक्वायर, आप समझ गए ना मेरी ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिखवाया तो सबका अलग अलग सेपरेट रिटर्न फाइल होगा, सबको सेपरेट ही समझा जाएगा, और नोटिस भी सबको सेपरेट ही इशू होंगी अगर कोई कुछ भी डिफरेंस आती है तो। वेयर अ पर्सन हु ऑप्टेन रिक्वायर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन established in another state union territory the such shall be treated as distinct person। ये भी बात हमने करी तो है। एवरी पर्सन हैज परमानेंट अकाउंट नंबर इशू इनकम टैक्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा उसको पैन नंबर लेना मैंडेटरी होगा, और उस पैन पे ही जीएसटी नंबर मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक स्टेट कोड होता है 01, 02, 03, 05, 06, 07, ऐसे इस तरीके से होता है। 01 जम्मू एंड कश्मीर का है, 06 दिल्ली 06 हरियाणा का है, 07 दिल्ली का है, और 9 यूपी का है। तो इसके लिए आपको ये पैन नंबर पे ही वो जीएसटी ग्रांट होगा। ये हमारा हो गया था। यहाँ पे है ना, एनीथिंग कंटेंट ग्रांट रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सच अदर डॉक्यूमेंट डिड प्रिस्क्राइब। ये कहा गया कि जिसकी जो नॉन रेजिडेंट है उनके पास पैन नहीं होगा तो उनको जो है उनके पासपोर्ट पे या और जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा एज पर रूल उस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। इज टू फेल द ऑफिसर में, अगर कोई पर्सन है जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबल था उसने नहीं कराया है तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में मेरे ख्याल से 25,000 का है, 10,000 का ऐसे कुछ है। नॉट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन स्पेशलाइजेशन, ये हमारे मतलब का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रांटेड रिजेक्ट ड्यू टू वेरिफिकेशन। ये दिया गया कि अगर इन केस आप कभी रजिस्ट्रेशन आप ग्रांट करते हैं तो कभी रिजेक्ट भी किया जा सकता है किसी भी रजिस्ट्रेशन में, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, पेपर सही नहीं है, लिटरेसी बिल पुराना है तो उस केस में सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैन बी इशूड।
रजिस्ट्रेशन की डेट से ही आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन यूनिक नंबर ड्यू टू करंट एक्सपायरी ऑफ द पीरियड सी हैज बीन कम्युनिकेटेड विद द एप्लीकेशन। इन केस आप यूनिक नंबर, वही जो जीएसटी में यूनिक नंबर मिलता है, कोई डिफरेंस होती तो अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2000, ये अमेंडमेंट आप लोगों को देखना चाहिए। इसमें क्या दिया गया है, इन सेक्शन 25 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। नए नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आधार पैन। इस रूल्स के बारे में बात की गई है कि आधार नंबर इसमें सच मैनर सच टाइम में भी प्रेस्क्राइब, आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है, ऐसा तो नहीं है। नॉट सेंट रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ लिखा भी है कि नॉट अल्टरनेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट आईडी होगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2019 में एक सेक्शन ऐड किया गया कि जिसके पास आधार कार्ड होगा उसको रजिस्ट्रेशन इजीली आधार ओटीपी के थ्रू मिल जाएगा, विद इन टाइम मिल जाएगा। लेकिन इन केस आप आधार नहीं है, आप वोटर या डीएल ऐसे कुछ देते हैं, उस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही जीएसटी अप्रूवल होगा। डिटेल में तो सेक्शन 25 में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पार्ट देख लिया है। 26 में होगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन हम सेक्शन 16 पे जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे सेकंड पार्ट आएगा आपका आईटीसी, कि आईटीसी क्या लेना है, कैसे लेना है और किस तरीके से लेना है, उसके ऊपर। थैंक यू।